नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा के दौरान अमाओ में लस्सी स्टोर पर रुककर लस्सी का आनंद लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय जनता का हालचाल जाना और जनता से आह्वान करते हुए कहा कि गर्मी के मौसम में अधिक से अधिक स्थानीय शीतल पेय उत्पादों का उपयोग किया जाए और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री अधिकांश स्थानीय उत्पादों का स्वाद लेने से खुद को नहीं रोक पाते हैं और स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन हेतु सीधे दुकानों पर पहुंचकर स्थानीय उत्पादों का भरपूर उपयोग करते हैं। यहां पर मुख्यमंत्री धामी खटीमा दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने क्षेत्रीय जनता का हालचाल जाना और एक लस्सी की दुकान पर रुककर उन्होंने लस्सी का आनंद भी लिया। ऋषिकेश राजकीय चिकित्सालय की आशा कार्यकर्तियों इन दिनों मानदेय नहीं मिलने से परेशान हैं। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से जल्द रुका हुआ मानदेय देने की मांग की है। आपको बता दें कि आशा वर्कर्स अपने नवंबर 2022 से रुके हुए मानदेय को लेने की मांग को लेकर राजकीय चिकित्सालय में सीएमएस से मिलने पहुंची, मगर सीएमएस की अनुपस्थिति होने की वजह से आशा वर्कर्स अपनी मांग अस्पताल प्रशासन तक नहीं पहुंचा पाई। इस दौरान आशा वर्कर्स ने बताया कि नवंबर 2022 से उनको अभी तक मानदेय के बाद भी प्रशासन की ओर से केवल आश्वासन ही मिला है। हमारे इस साल वित्तीय वर्ष के को लेकर धन से संबंधित कई तरह की समस्याएं हैं। हम आशा और आशा फैसिलिटेटरों को पिछले 4 माह से मानदेय नहीं दिया गया और हम लोगों को पल्स पोलियो प्रोग्राम का 2 बार का पैसा नहीं मिला। हमसे पूरा काम लिया जाता है। कोई भी रिपोर्ट आती है हमें बोलते हैं कि तुरंत रिपोर्ट चाहिए, लेकिन हमें उसके बदले पैसा नहीं दिया जाता। अब नवंबर से अभी तक हमें कोई पैसा नहीं दिया गया। मार्च फाइनल कर लो, पिछले साल पोलियो के जो पैसे थे 2 माह के वो भी नहीं दिए गए। जब भी बोलो अभी डाल देंगे, 1 हफ्ते में डाल देंगे, 10 दिन में डाल देंगे, इसके अलावा हमें कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है। हमें पैसे नहीं मिलते, बस सिर्फ आश्वासन ही पूरे साल से हमें देते रहेंगे। देहरादून के सुप्रसिद्ध झंडा मेले को लेकर नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके बारे में महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि प्रशासन ने झंडे के मेले के लिए जितने हमारे नगर निगम के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की है और प्रशासन भी इसको लेकर चिंतित है और जो व्यवस्थाएं प्रशासन को इस मेले के लिए करनी चाहिए वो कर रहा है। नगर निगम देहरादून भी इसके लिए तैयारियां कर रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वो देवेंद्र दास महाराज जी से मिलेंगे। नगर निगम को कोई विशेष व्यवस्था करनी होगी तो उसके लिए महाराज जी से बात की जाएगी। झंडे के मेले के जितने हमारे वहाँ के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करी है और प्रशासन भी इसको लेकर जो है चिंतित है और जो व्यवस्थाएं प्रशासन को करनी चाहिए वो कर रहा है। नगर निगम भी आज मेरे भी शाम को मैंने भी आदरणीय महंत जी से मिलना है, मैंने भी उनसे बात करी थी। तो जो भी महंत जी का जो आदेश होगा सफाई से संबंधित चाहे कोई हमें कोई व्यवस्था करनी हो उसके लिए हम जो है बहन जी से बात करके जो भी शहर के लिए अच्छे से अच्छी जो है व्यवस्था करनी पड़ेगी हम करेंगे।
उत्तराखंड के लिए इस समय बिजली संकट ने सरकार की नींद उड़ा दी है। राज्य में बिजली संकट गहराता ही जा रहा है। इस संकट से उबरने के लिए राज्य सरकार केंद्र से मदद मांग रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस विषय पर शुक्रवार शाम को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात भी होनी है। सरकार को उम्मीद है कि इस बैठक में कोई हल जरूर निकलने वाला है, जिससे उत्तराखंड में बिजली संकट से उबरने में मदद मिलेगी। और यहां पर उत्तराखंड में बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है, जिसको लेकर खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी ऊर्जा मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं और उनको सभी बातें बताने वाले हैं। शुक्रवार को यह बैठक होनी है। इस बार विंटर रेनफॉल कम हुई है। हालांकि 1 अप्रैल के बाद ग्लेशियर के पिघलने की वजह से नदी में जलस्तर बढ़ जाता है, तो 1 अप्रैल के बाद हमारी जो हाइड्रो पावर जनरेशन है वो नॉर्मलसी पे आ जाएगी। लेकिन नॉर्मल जनरेशन करने के बावजूद हम लोग अभी डेफिसिट में है। तो ये डेफिसिट अलग अलग टाइप के हैं। कुछ तो नॉन पीक पीरियड में 500 मेगावाट तक की डेफिसिट रहती है और पीक पीरियड में ये बढ़ करके 800 मेगावाट तक चले जाते हैं। देहरादून नगर निगम के महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि इस वर्ष का हाउस टैक्स नगर निगम ने 50 करोड़ वसूल कर टारगेट निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि 36 से 37 करोड़ हाउस टैक्स का कलेक्शन अब तक हो चुका है। महापौर सुनील उनियाल गामा ने यह भी बताया कि अभी तक का कलेक्शन संतोषजनक है। साथ ही उन्होंने कहा कि फरवरी और मार्च में और बेहतर कलेक्शन कलेक्ट होने की उम्मीद है, जिसमें नगर निगम देहरादून अपने स्तर से कोशिश कर रहा है। लगता है कि अभी 36-37 करोड़ रुपए जो है हमारे आ चुके हैं और अभी मार्च का महीना चल रहा है। 80 सरकारी विभागों को भी जो है नोटिस गए हैं। सबके जो है अगर पैसे आ जाएंगे तो 50 करोड़ का भी हम इसको भी टारगेट पार करेंगे। उत्तराखंड में रेशम कीट उत्पादन करने वाले किसानों के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल शुरू की है। रेशम से जुड़े किसानों को नुकसान से बचाने के लिए राज्य सरकार ने रेशम कीट बीमा योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के जरिए उत्तराखंड में रेशम कीट उत्पादन करने वाले लगभग 12,000 किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा। रेशम कीट बीमा योजना के साथ साथ उत्तराखंड में किसानों की आय दोगुनी करने और उनके जोखिम को कम करने के लिए पशुपालन और अन्य उत्पादों को पैदा करने वाले किसानों को भी इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं एएसए की अध्यक्ष व चेयरमैन गिरजा जी का आभार व्यक्त करता हूं। इस योजना का शुभारंभ देवभूमि उत्तराखंड से किया है और इसमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर 4 जिलों को इसमें लिया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 250 किसानों को इससे जोड़ा गया है और हमने घोषणा की है कि शीघ्र ही इसको हम प्रदेश के जो 12,000 हमारे किसान हैं उनका प्रीमियम हमारी सरकार देगी। गैरसैंण में 13 मार्च से धामी सरकार के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। इस सबके बीच बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बीजेपी सरकार ने ही घोषित किया है और उसी के अनुसार वहां पर समग्र विकास का ढांचा तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी लगातार पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत हैं और ग्रीष्मकालीन समय में होने वाली सभी विधानसभा क्षेत्रों को गैरसैंण में
कराने की योजना तैयार की जा रही है। और बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में कभी भी गैरसैंण और पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। वह सिर्फ खनन माफिया और शराब माफियाओं को बढ़ावा देने का काम करती रही है। जो भी बजट सत्र में होने जा रहा है उसके लिए सरकार ने सभी वर्गों से फीडबैक लेकर बजट तैयार किया है। मुझे उम्मीद है कि इस बजट में समग्र विकास की तस्वीर देखने को मिलेगी। कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है कि केवल आरोप लगाने की आदत पड़ गई है। राज्य के विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है और मुझे लगता है कि उन्हें ध्यान नहीं है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी इस राज्य की भारतीय जनता पार्टी ने ही गैरसैंण को घोषित किया है। अब पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि गैरसैंण को किस तरह से जो अवधि 6 माह या अथवा जितनी भी अवधि है उस माह में वहां राजधानी रहे, इसके लिए किस तरह से वहां का ढांचागत विकास हो, इसके लिए पूरी योजनाएं तैयार की जा रही हैं। पूरे प्रयास के साथ समग्र विकास किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ 13 मार्च को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में प्रदर्शन और विधानसभा घेराव किया जाएगा। प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के निर्देश पर 13 मार्च को कांग्रेस पार्टी गैरसैंण में विधानसभा सत्र का घेराव करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि गौतम अडानी मामले में जेपीसी गठन की मांग की जाएगी। साथ ही भर्ती घोटालों की जांच उच्च न्यायालय के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से कराई जाए। उत्तराखंड में 13 तारीख से विधानसभा का जो बजट सत्र है वो गैरसैंण में सरकार आहूत कर रही है और राज्यपाल वहां पर 13 तारीख को अभिभाषण भी पढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय स्तर से पहले ही राजभवन घेराव का कार्यक्रम तय है और उत्तराखंड में जिस प्रकार से राज्य की जनता मातृशक्ति लगातार बेटी अंकिता भंडारी के प्रकरण में वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग कर रही है, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज हुआ है और बेरोजगार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। राज्य में विकास नाम की चीज अब दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। मैं कहानी पहाड़ और यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधानसभा का घेराव करने की बात की जा रही है। 13 मार्च को राजधानी गैरसैंण में यह घेराव की बात यहां पर की जा रही है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि गौतम अडानी मामले में जेपीसी की मांग कांग्रेस कर रही है लगातार और जो गौतम अडानी मामला है वो वैसे भी तूल पकड़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है और इसी को लेकर जो कांग्रेस है वो सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। रुड़की के 84 जबरदस्तपुर गांव में होली के मौके पर दो पक्षों में मामूली कहासुनी को लेकर जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक ही पक्ष की महिलाओं समेत 8 लोग घायल हो गए। जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हंगामा इतना बड़ा कि मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पूरा मामला एक रास्ते में बाल्टी रखी थी तो मैं बाइक पे आए और उन्होंने लात मारी माठू ने और गाली दे के बोल रहे हमें। फिर इधर से पापा गए, पापा को उन्होंने बहुत छेता। फिर जब हम गए इधर से तो मेरे सिर में डिब्बा मार रहा, सारा पट रहा है मेरा सिर। तो फिर हम पट्टी करवाने आए हम लंडरो, तो मैं सरिये लेके सारे सब कुछ छेता है। एक छोटा सा पानी में पड़ा था उसे भी मारने लग रहे थे। थाना दिनेशपुर और थाना गदरपुर के पुलिसकर्मियों ने थाना परिसर में जमकर होली खेली है और डीजे पर पुलिसकर्मियों ने जमकर डांस भी किया है। आपको बता दें कि होली के पावन पर्व पर पुलिसकर्मियों को ड्यूटी लगा दी जाती है और जिस कारण होली के बाद दूसरे दिन पुलिसकर्मियों द्वारा जमकर होली मनाई जाती है। Yeah.
अगली खबर रामनगर से है, जहां मंगलवार की देर शाम अज्ञात वाहन के चालक ने एक बाइक सवार नाबालिग किशोर को टक्कर मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं मृतक के परिवार की होली की खुशियां मातम में बदल गई हैं। आपको बता दें कि मोहल्ला मोती महल निवासी 15 साल का ऋषि कश्यप बाइक से कोसी बैराज की ओर जा रहा था। इसी बीच इसी मार्ग पर अज्ञात वाहन के चालक ने बाइक पर जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें उक्त किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके से गुजर रहे पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने मानवता का परिचय देकर इस घायल किशोर को अपने वाहन से तुरंत उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में पहुंचाया और घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद अस्पताल घायल किशोर के परिजन पहुंच गए तथा चिकित्सकों ने हालात गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन वहां इलाज के दौरान उसे बचाया नहीं जा सका। घटना के संबंध में कोतवाली के एएसआई अनीस अहमद ने बताया कि मामले में मृतक के परिजनों की ओर से तहरीर मिलने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये बालाजी मंदिर के सामने एक एक्सीडेंट हुआ है और इसे स्थानीय लोगों के द्वारा अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जिसे बाद में दिल्ली रेफर कर दिया था। तो अभी इसकी मौत की सूचना मिली है कि वहाँ दिल्ली में इसकी मौत हो गई है। अभी थाने पे कोई तहरीर नहीं मिली है, जैसी तहरीर मिलेगी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये बाइक की चाबी है। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली में पुलिस कर्मियों के द्वारा एक दूसरे को रंग लगाकर जमकर होली खेली गई। पुलिस कर्मियों की इस होली में एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह और एसीपी देहात स्वप्न किशोर सिंह भी शामिल हुए, जिन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को रंग लगाने के साथ ही होली की बधाइयां भी दी और उनके साथ जमकर डांस भी किया। इसी दौरान बड़ी संख्या में यहां पुलिसकर्मी मौजूद रहे। उधम सिंह नगर के किचा में पहली बार बरसाना की होली की तर्ज पर फूलों की होली और शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शिरकत की। इस दौरान गुलाल, अबीर और फूलों की होली के साथ सैकड़ों महिलाओं और श्रद्धालुओं ने राधा कृष्ण के रूप में सजे कलाकारों के साथ सुंदर नृत्य भी किया। इस दौरान वरिष्ठ बीजेपी नेता धर्मराज जायसवाल मौके पर मौजूद रहे और उनके नेतृत्व में फूलों की होली एवं शोभा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में बड़े ट्रक को सुंदर तरीके से सजाया गया और राधा कृष्ण के रूप में सजे कलाकारों ने होली गीतों और राधा कृष्ण के भजनों के साथ सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया और कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। मेरे मन में था होली का उससे बड़े धूमधाम से मनाया जाए, इसी से मन में भाव आया और मैंने कहा आपके समय फूलों वाली होली का एक जैसे बरसाना में होती है कि छा में लाई जाए बरसाना वाली होली, और इस भावना से प्रणीत होकर के मैंने उसको शुरू करने का अपना एक मन बनाया और राधे की कृपा से, राधे कृष्ण कृपा से, आप लोग सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से और सब बहुत सुंदर कार्यक्रम हो गया। साईं मंदिर से चली यात्रा और मेरे निवास स्थान पर आकर के वहां प्रसाद वितरण हो गया और रास्ते भर सब लोगों ने बहुत आनंद लिया। आगामी निकाय चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल स्थानीय मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएगी। कोटद्वार में मीडिया से मुखातिब होते हुए उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यूकेडी कोटद्वार में भी स्थानीय बड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी।
साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस कोटद्वार की जनता के साथ लगातार छलावा कर रही है, लेकिन इस बार जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है और यूकेडी पर अपना विश्वास जताएगी। हम वार्डों से तैयारी करेंगे। वार्डों में अधिकतर क्षेत्रों में आपके बार हमारे लोग लड़ेंगे। यहाँ पे स्थानीय मुद्दे होंगे, कोटद्वार के स्थानीय मोटर, आपका कर्ण आश्रम है, मोटर नगर है, और जो ये हमारे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है, बड़े मुद्दे हैं जो आज तक इन लोगों ने सुलझाए नहीं। उन मुद्दों को लेकर हम जनता के पास जाएंगे। और यहां पर कोटद्वार में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर यूकेडी के केंद्र उपाध्यक्ष ने निशाना साधा है और कहा है कि जनता अब छलावे में आने वाली नहीं है। और अब खबर देहरादून से, जहां राजपुर रोड स्थित राज प्लाजा में भीषण आग लग गई है। कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और काबू यहां पर पा लिया गया है। साथ ही साथ राजा प्लाजा के तीसरे फ्लोर पर यह भीषण आग लगी थी। दुकानों को आग से लाखों का नुकसान हुआ है। यह खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जहां पर राज प्लाजा के तीसरे मंजिल पर यहां पर यह भीषण आग लगी थी, जिसमें दुकानदारों का भारी नुकसान हुआ है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो आग की लपटें हैं, साथ ही साथ धुएं का गुबार यहां पर देखने को मिला है। देहरादून की तस्वीरें हैं जहां पर राज प्लाजा में यह भीषण आग लगी है। दमकल विभाग ने बड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान दुकानदारों का हो चुका था। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यह आग यहां पर लगी है। तीसरी मंजिल पर यह आग बताई जा रही है और धू-धू कर यहां पर जो दुकानें हैं वो जलने लगी, साथ ही साथ सामान लाखों का इसमें जलकर खाक हो गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।